हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अमन सोनी और आप देख रहे हैं टेक सजेशन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक काफ़ी कॉमन टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन सीपीयू एंड जीपीयू। जीपीयू क्या है और अगर आप जीपीयू परचेज करने जाते हो तो फिर आपको क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको सारी चीज़ें पता है तो आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी, और अगर आपको कुछ लगता है कुछ चीज़ें छूट गई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, अगर आप लोग जाते हो कोई भी लैपटॉप खरीदने या कंप्यूटर खरीदने, आपका जो भी मतलब शॉपकीपर जो टेलर जो आपको एड्रेस करता है, आपसे पूछता है आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। आप बताते हो मेरे को लाइक MS वर्ड पर सिर्फ वर्क करना है, या मुझे गेमिंग करनी है, या मुझे माइनिंग करनी है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो बंदा एक स्लिप पे स्पेसिफिकेशंस नोट डाउन करता है एंड आपको उसकी कोटेशन बताता है, प्राइस बताता है, ये कंपोनेंट्स लगने वाले हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। अदरवाइज अगर आप लैपटॉप परचेज करने जाते हो तो लैपटॉप भी आपको वो रिकमेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। या हो सकता है कभी कभी लोग स्कैम भी करते हैं, लाइक आपको 1070 की ज़रूरत है और आपको 970 चिपका के बेच देंगे, भाई अच्छा है अच्छा है अच्छा। तो इस केस में आपको मेरे चैनल की ज़रूरत पड़ती है, रिव्यूअर्स की ज़रूरत पड़ती है। हम यहाँ पर रोल प्ले करते हैं और हम आपको बताते हैं कि आपको लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंड आपकी जो इकोनॉमिक बजट में क्या आपको सूट करेगा। तो दोस्तों, अगर हम बात कर लें सीपीयू की, तो सीपीयू क्या है। सीपीयू अगर आप देखोगे 4 कोर के आते हैं, 6 कोर के आते हैं, 8 कोर के आते हैं। सीपीयू क्या करता है, एक जनरल पर्पज़। अब मैं आपको सीपीयू में बता रहा हूँ। अब देखो, कई लोगों को लगता है कि जो डिब्बा ये रखा हुआ है यही सीपीयू है। यस दोस्तों, यही सीपीयू है। इसमें देखिए सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सिर्फ और सिर्फ एक पूरा का पूरा, देखो कई लोग होते हैं सीपीयू को हो पूरा समझ लेते हैं, वही कंप्यूटर को लोग सीपीयू समझ लेते हैं। सीपीयू में होता है सारे बेसिक कंपोनेंट्स आपके होते हैं, लाइक आपका मदरबोर्ड होता है, ग्राफिक कार्ड होता है, प्रोसेसर होता है, रैम होती है, पावर सप्लाई यूनिट, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क, SSD, SDD, और उसके बाद आपकी जो स्लीव केबल्स होती हैं, AIOs होते हैं, कूलर्स होते हैं, ये पूरा एक कंपोनेंट। उसके बाद जो कैबिनेट, वो पूरा कंपोनेंट एक आप पैक करके आपको जिससे आप यूज़ कर सकते हो, उससे आप अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकते हो, मैथ सॉल्व कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो। उसके बाद कई लोग स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, स्क्रिप्ट राइट कर सकते हैं। कई लोग वो घटिया घटिया स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं, मतलब मैं जज नहीं कर रहा, कई बार अच्छी बुरी सब बनती है। और फिर उसके बाद फिर जो मूवी होती है, मूवी एडिटिंग कर सकते हैं। मैं अपनी जो वीडियो एडिट कर रहा हूँ, ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये करूँगा उससे। फिर उसके बाद कई बार VFX में यूज़ होता है, रेंडरिंग करी जाती है। जैसे जो एवेंजर्स में नहीं देखते हो, थॉर का थोड़ा उड़ते उड़ते आता है, लेज़र निकलती है लोगन की, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी तो सीपीयू क्या करता है, वो बेसिकली पर्पस डिवाइस, जनरल पर्पस डिवाइस है, वो सारे वर्क करता है। लेकिन जहाँ पे ग्राफिक की बात आती है जीपीयू की, जैसे कि जो भी आपकी मोबाइल पे जो स्क्रीन दिख रही है आपको 720p पे, अगर आप वीडियो देख रहे हो, 360p पे देख रहे हो, 144p पे, 1080p 4K पे, तो ये क्या होता है कि आज की डेट में ना गाइस 720p का भी अगर आपका डिस्प्ले है तो उसमें कम से कम 1 मिलियन पिक्सल्स होते हैं, और इन 1 मिलियन पिक्सल्स को 1 सेकंड में कम से कम 60 बार मूव होना होता है। उसी को कहते हैं FPS, फ्रेम पर सेकंड। जितने ज़्यादा फ्रेम होंगे उतना ज़्यादा आपका इमेज का जो आई का जो परसेप्शन होगा उसको व्यू करने का, वो प्लेजेंट होगा, ज़्यादा डिटेलिंग आपको मिल पाएंगी। और अगर आप बात करते हो 4K डिस्प्ले की, तो कम से कम 10 से 12 मिलियन पिक्सल्स वो हर सेकेंड 60 बार मूव करते हैं दोस्तों। यस दोस्तों, तो इतनी कंप्यूटिंग पावर, अब भाई सीपीयू कितना कितना संभालेगा। तो ये इतनी कंप्यूटिंग पावर जीपीयू से ही निकल के आती है। जो पूरा का पूरा ग्राफिक का वर्क होता है वो सारा वर्क जो है जीपीयू पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बात कर लेते हैं सीपीयू और जीपीयू में क्या सिमिलैरिटीज़ है। देखिए सीपीयू में भी आपको पीसीबी प्लेट मिलती है, मदरबोर्ड में भी पीसीआई प्लेट मिलती है, उसके बाद वो हीट सिंक मिलता है, हीट सिंक मिलता है, ग्राफिक जो जीपीयू चिपलेट होती है, सीपीयू चिपलेट होती है, जो इंटेल और एएमडी की होती है वो लगी होती है, हीट सिंक भी होती है। आजकल तो खैर वाटर कूल भी करते हैं ग्राफिक कार्ड को। तो एक तरीके से दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, और दोनों ही चीज़ें अगर आप कहोगे ऐसी बात है तो मदरबोर्ड पे ही क्यों ना 2 सीपीयू लगा दिए जाए, ऐसा कंज्यूमर बेस्ड नहीं होता है। जब हम लोगों का जो वर्कफोर्स है, हाँ कई जगह पे 2 सीपीयू यूज़ होते हैं, बट हम लोग अपने कंज्यूमर बेस्ड की बात करते हैं। ऐसा हो सकता है, हालांकि अब तो ऐसा होने लगा है, जैसे कि मोबाइल अगर आप देख रहे हो, मोबाइल में एसओसी होती है, उसमें प्रोसेसर नहीं होता है, उसमें एक ही चिप पे सीपीयू और जीपीयू दोनों होते हैं। आजकल एपीयू भी बन के आ रहे हैं जिसमें जो है जीपीयू सीपीयू पर ही जीपीयू होता है, बट वो उतना पावरफुल होता नहीं है। लाइक जो एक्स्ट्रा पावर आपको रिक्वायरमेंट है, कई कबार जो ग्राफिक कार्ड को रिक्वायरमेंट होती है, वो जो है ये जो आपकी पीएसयू होती है, पावर सप्लाई यूनिट, उससे भी पावर कंज्यूम करता है, पावर कॉर्ड उसमें कनेक्ट करी जाती है।
तो कई बार ये रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे कि मैं आपको बताया ना कि CPU एक स्पेसिफिक वर्क के लिए नहीं होता है, वो जनरल पर्पज के लिए होता है। ग्राफिक कार्ड स्पेसिफिक वर्क के लिए होता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। लाइक जैसे कि अगर आपने एक ट्रक ले लिया है, ठीक, तो ट्रक से अगर आप उसमें आप मोरंग भी डंप कर सकते हो, बालू भी डंप कर सकते हो, घर का फर्नीचर भी मूव कर सकते हो, कई लोगों को एक साथ लेके जा सकते हो, राइट। लेकिन वो ना एक स्पेसिफिक वर्क आपका बहुत अच्छे चलेगा। एक पतली गलियों में जाना है, अब वहाँ पे ट्रक कहाँ घुसड़ोगे भाई, कहते हैं नहीं मर्दों की सवारी है लॉरी लेकिन भाई वो हर जगह गली में नहीं घुसा सकते, स्पेसिफिक वर्क के लिए नहीं, जनरल पर्पज़ के लिए हो गया। ऐसे जो GPU का जो वर्क होता है वो स्पेसिफिक होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक के लिए डिज़ाइन होता है। तो उसके लिए आप एक कार लोगे फैमिली वर्क, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फैमिली ट्रेवल कर सकती है, तो थोड़ा बहुत लगेज आप उसमें मूव कर सकते हो, पतली पतली गलियों में भी चाहिए बहुत हद तक चली जाती है। तो एक तरीके से ये GPU यही वर्क करता है कि स्पेसिफिक वर्क जो भी वर्कलोड होता है वो उसके लिए, लाइक ग्राफिक्स के लिए। अगर आप बात कर लेते हो कोर्स की, तो इसमें CUDA कोर्स आते हैं एनवीडिया की तरफ से, और स्ट्रीम प्रोसेसर्स आते हैं AMD की तरफ से। गैस ग्राफिक कार्ड की बात कर ले तो बेसिकली दो ही कंपनियां हैं जो ग्राफिक कार्ड बनाती हैं, एनवीडिया और AMD, सिर्फ दो ही कंपनियां अभी ग्राफिक कार्ड बनाती हैं। बट आने वाले टाइम में इंटेल भी बनाने वाला है। हालांकि अभी तो वो मार्केट में हम परचेज हम नहीं कर सकते, तो हम इसको अभी मानेंगे नहीं, बट अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मार्केट में लॉन्च कर रहा है, और उसकी कई अच्छी लीक्स एंड रूमर्स निकल के आएंगे जो RTX 3080 को टक्कर देने वाले ग्राफिक कार्ड लॉन्च करने वाले, उसको मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मैं आपसे कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ जो आपको हमेशा नोट डाउन करने चाहिए ग्राफिक कार्ड परचेज करते वक्त। ये आप GPU कौन सी कंपनी का ले रहे हो, AMD या एनवीडिया की तरफ जा रहे हो। गाइस एक और मिसकंसेप्शन होता है, लोग ग्राफिक कार्ड और GPU में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज रहते हैं ना, ग्राफिक कार्ड और GPU में, जिन ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट और ग्राफिक कार्ड में। आपको बता दूं कई बार लोग क्या कहते हैं ना कि लाइक जो ग्राफिक कार्ड को ही ये लोग GPU कह देते हैं, बट बेसिकली जो GPU होता है वो ग्राफिक कार्ड के अंदर होता है। ग्राफिक कार्ड वो होता है पूरा का पूरा सेटअप, राइट। PCB हो गया, हीट सिंक हो गया, और उसमें जो ग्राफिक चिपलेट लगी होती है, ये पूरा कंपोनेंट मिलकर ग्राफिक कार्ड बनता है। बट जो उसमें सिर्फ चिपलेट आती है वो GPU जो होता है वो छोटी सी चिप होती है, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, वो GPU कहते हैं। अब जैसे कि अब आप और कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ग्राफिक कार्ड तो MSI के भी आते हैं, Inno3D के आते हैं, गीगाबाइट के आते हैं, औरस के आते हैं, भाई एसुस के आते हैं, एसरॉक के आते हैं, और AMD की ओर जाओगे तो रेड ड्रैगन वगैरह आते हैं, पल्स आते हैं। तो आप कंफ्यूज, अब यहाँ पे कंफ्यूज कि भाई कौन सी कंपनी का लें। तो देखिए जो GPU होता है ना वो एनवीडिया इन कंपनीज को सिलिकॉन वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर आप फाउंडर एडिशन कार्ड देखोगे तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ आपको RGB वगैरह देखने को नहीं मिलती है। हालांकि आजकल जो ग्राफिक कार्ड आ रहे हैं फाउंडर एडिशन के भी 3080 वगैरह, वो काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। लाइक उसमें ड्यूअल फैंस भी लगे हुए हैं, और जो एयर फ्लो है पूरा मैसिवली हो रहा है। बट पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ब्लोअर कार्ड ही आते थे, और अब ऐसा होने लगा। अब क्या होता है कि ये जो सिलिकॉन होता है, जो GPU होता है, ये अपने मल्टीपल पार्टनर्स जो है MSI, Inno3D, एसुस को ये एनवीडिया और AMD ही प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद वो लोग ना इन GPUs का यूज़ करके पूरा अपना ग्राफिक कार्ड अपना बिल्ड करते हैं। अब आप कहोगे कि वही जो Inno3D का कार्ड वो 25,000 का मिलता है, हालांकि जब मार्केट सही था तब जो RTX 2060 28,000 का MSI का मिलता था, और वही कार्ड Inno3D का 25,000 का मिलता था। तो कई बार 3 से 4,000 का डिफरेंस आपको प्राइस में देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे कि MSI का कार्ड इसलिए महंगा है क्योंकि हो सकता है कि उस पर जो हीट सिंक है वो कॉपर की, वो ज़्यादा मोटी हीट सिंक लगाई गई होगी, जो हो सकता है वो ट्रिपल फैन एडिशन का हो, 3 फैन लगे हों, और जो आपका जो 3,000 जो लेस प्राइस में आ रहा है उसमें सिंगल फैन का वेरिएंट हो सकता है वो। तो ना यहाँ पे कट डाउन होता है प्राइसिंग का। और हालांकि मैं मानता हूँ इससे कोई खास अंतर तो देखिए बहुत माइन्यूट अंतर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्थेटिक्स लुक्स, आप जो महंगा लोगे उसमें हो सकता है RGB भी लगी मिले। आजकल तो लोग कहते हैं RGB विंस गेम, ऐसा कुछ नहीं, बट ब्यूटीफुल लगता है कार्ड। जो ट्रांसपेरेंट पैनल्स आते हैं उस पर RGB जलती है। तो यहाँ पे जो प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, फैन इंक्रीज हो गया, RGB इंक्रीज हो गई, हीट सिंक बेटर हो गई। तो हीट सिंक बेटर होने से कुछ तो टेम्परेचर कंट्रोल आता है, तो फिर आप उसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हो, थोड़ा हेडरूम मिलता है ओवरक्लॉकिंग का। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ओवरक्लॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 1 से 2 FPS का ही आप स्क्वीज करके निकाल लोगे, वो भी स्टेबल फ्रेम होता नहीं है, अप डाउन होएगा, स्टटरिंग देखने को मिलेगी। तो ओवरक्लॉकिंग का कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप उसमें वाटर कूलिंग ना लगाए रहो। वाटर कूलिंग करोगे तब जाके उस पर स्टेबल आपको FPS मिलेंगे ओवरक्लॉक पे भी। तो ये सारी चीज़ें होंगी। फिर हम बात कर लेते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स। अब तो गाइस आपका आई होप जो डाउट है वो दूर हो गया हो कि ग्राफिक कार्ड और GPU के बीच डिफरेंस
और जो MSI, Zotac, ASUS, Inno3D, इन सब के बीच जो प्राइसेस का डिफरेंस आता है और जो फाउंडर एडिशन है और उसके बीच जो डिफरेंस आता है वो आपको आई होप अब डाउट क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं गाइस अदर कंपोनेंट्स की GPUs के ना। कोर काउंट, कोर क्लॉक स्पीड, मेमोरी टाइप, मेमोरी साइज, मेमोरी बैंडविड्थ, मदरबोर्ड इंटरफेस, TDP, पावर कनेक्टर्स, वीडियो आउटपुट पोर्ट्स, API सपोर्ट और कंप्यूट परफॉर्मेंस। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं ग्राफिक कार्ड खरीदते वक्त। अब बात कर लेते हैं गाइस मेमोरी जो टाइप ऑफ VRAM आती है। यस दोस्तों, जैसे GDDR6 और GDDR5। तो कई बार लोग कहते हैं कि खूब सारी VRAM ले लो और आपका गेम बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो VRAM देखिए क्या होती है, जैसे कि आपके कंप्यूटर में भी तो रैम लगी होती है ना, तो वो क्या करती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। इसकी आप कोई स्ट्रीमिंग कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, तो जो डिस्प्ले होनी है स्क्रीन पे, वो जो एकदम फास्टेस्ट क्विकेस्ट मेमोरी, जो कैश मेमोरी आप कह सकते हो एक तरीके से लेमन लैंग्वेज में, वो प्रेजेंट रहती है रैम पे। तो वहाँ से वो सीधा प्रोसेसर से एक्सेस करके डिस्प्ले कर देता है, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस हो बिल्कुल स्मूथ हो, स्टटरिंग ना हो। जितनी ज़्यादा VRAM होगी उतनी ज़्यादा वो रैम उसमें स्टोर करेगा अपना डेटा जो आपको प्रेजेंट करनी है। लेकिन बात कर लेते हैं गाइस RTX 2060 12 GB, तो उसमें उतनी हॉर्स पावर नहीं, 12 GB VRAM है बिल्कुल। वो 8K मैसिव डिस्प्ले को भी VRAM वो सपोर्ट कर सकता है, लेकिन वो कर सकता है। उसमें CUDA कोड्स उतनी पावर नहीं है कि वो डिटेलिंग, वो टेक्सचर्स वो प्रेजेंट कर सके 8K या 4K के। ऑब्वियसली बात है, चला दोगे चल जाएगा क्योंकि उस पर रैम है, वो बफर, लेकिन वो डिटेलिंग नहीं आएगी। जैसे कि आप नोटिस करते हो ना, कभी कभार गेम खेलते हो तो आपका प्लेयर चल रहा होता है और बिल्डिंगें सामने बनती रहती हैं, कार चल रही है तो सड़क बनती रहती है, पेड़ अगर आप नहीं है तो पेड़ बनता रहेगा, जब तक आप पहुँचोगे तब तक फल गिर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं कि आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो जो रिक्वायरमेंट है आपकी उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है, कोरिलेट नहीं कर पा रहा है, रेंडर उतना फास्ट नहीं कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें फेस होती हैं CUDA कोड्स और स्ट्रीम प्रोसेसर्स की कमी की वजह से। तो अगर आपको लाइक 1080p पे अगर गेमिंग करनी है तो अभी आज की डेट में 6 GB का रिक्वायरमेंट है, 4 GB इज़ द मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट, और 8 GB में आपकी फ्यूचर प्रूफिंग हो जाएगी। बात कर लेते हैं 1440p की, तो आपको कम से कम 8 GB की VRAM की ज़रूरत है और CUDA कोड्स भी रिलेटेड टू दैट ही होने चाहिए। लाइक अगर आपको 4K गेमिंग करनी है तो कम से कम आपको 3060 Ti तक तो टच करना ही पड़ेगा। आप 3060 पे 4K गेमिंग कर सकते हो, बट दैट्स काइंड ऑफ इररेलेवेंट, आपको FPS बहुत घटिया मिलेंगे। बात कर लेते हैं गाइस मेमोरी बैंडविड्थ की, जो कई बार लोगों को डाउट, लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर टॉपिक यही होता है मेमोरी बैंडविड्थ कि 128 बिट की है, 64 बिट की है, 192 बिट की है, 256 बिट की, 384 बिट की है। किसी को इससे कोई मतलब नहीं होता, जबकि मेन मतलब यही है। जैसे आपको बताता हूँ, जैसे पतली गली वहाँ से आप हाथी को धक्का मार के निकालो, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो इसीलिए जो है जितनी ज़्यादा मेमोरी बिट्स होगी, जितनी ज़्यादा मेमोरी बस होगी उसकी, उतना वो बेटर परफॉर्म कर पाएगा ग्राफिक कार्ड। फॉर एग्जांपल अगर कोई जैसे कि नदी है थोड़ी सी पतली है तो वहाँ से ज़्यादा पानी वॉल्यूम नहीं ट्रांसफ़र हो पाएगा, जितनी चौड़ी नदी होगी उतना ज़्यादा पानी वहाँ से ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि 256 बिट की मेमोरी अगर हो तो ज़्यादा बेटर है, एकदम बेस्ट चीज़ है। उससे आपका जो डिटेलिंग होगी, वो टेक्सचर्स होंगे वो अच्छे से लोड होंगे एंड फ्यूचर प्रूफिंग आपको कंफर्म मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं गाइस TDP की, थर्मल डिज़ाइन पावर की। तो थर्मल डिज़ाइन पावर कई बार क्या होता है कि कुछ ग्राफिक कार्ड आते हैं जो मदरबोर्ड से ही पावर कंज्यूम कर लेते हैं। अगर 75 वाट तक का ग्राफिक कार्ड अगर आपका पावर कंज्यूम कर रहा है तो वो मदरबोर्ड से मिल जाती है, मगर उसके ऊपर बियॉन्ड अगर वो ज़रूरत है, जैसे कि मान लीजिए 3060 Ti हो गया तो उसको अराउंड अबाउट 180 वाट 200 वाट के आसपास जो भी रिक्वायरमेंट होती है पावर की, वो जब विड्रॉ करनी होती है तो मदरबोर्ड से उतनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। तो उसके लिए पावर सप्लाई से एक केबल निकाल के ग्राफिक कार्ड में लगाते हैं। 6 पिन पावर कनेक्टर आता है, 8 पिन पावर कनेक्टर आता है, आजकल तो 16 पिन 24 पिन पावर कनेक्टर तक की रिक्वायरमेंट हो रही है ग्राफिक कार्ड्स को। यस दोस्तों, तो ये सारी रिक्वायरमेंट होती हैं ग्राफिक कार्ड में। आपको ये सारे पॉइंट आपको हमेशा से जो है ध्यान रखने ग्राफिक कार्ड परचेज करते हुए, और CPU GPU के बीच डिफरेंस भी आई होप आपको कवर हुआ हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन में कुछ इजाफा हुआ होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अच्छी ना लगी हो डिसलाइक करें। नए हूँ कमेंट करें जरूर चैनल पे, यार मोर देन वेलकम। मैं हर एक कमेंट को पर्सनली पढ़ता हूँ। और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम कोशिश करते हैं हमेशा कुछ ना कुछ रिलेटेड वीडियोज़ टेक रिलेटेड रहने की, आपकी इन्फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट करते रहने की। वेल तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर। आपको अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो सब्सक्राइब करो। आपको बताया ना दोस्तों कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करने से NVIDIA और AMD अपने प्राइस घटाते बढ़ाते हैं, तो करने का है, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर, टेक केयर एंड गुड बाय।